हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। एंड आज हम इस सेशन में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका अपकमिंग IBPS और SBI PO के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें प्रीलिम्स जो आपका है, ठीक है, प्री के बारे में हम बात करेंगे। उसका रीजनिंग सेक्शन आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में ईजिली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हाँ जी, मतलब वो 35 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो 20 मिनट्स के गिवन टाइम स्पैन में, ठीक है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। हाँ ठीक है, आपकी प्रिपरेशन मतलब अगर उस लेवल पे नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बट स्टिल अगर कोई बच्चा फिर भी थोड़ा थॉरोली मतलब प्रिपेयर कर रहा है, उसने फिर भी सारा कुछ मतलब एक रूटीन में सारा कुछ सेट किया होगा, सारा कुछ उसने देखा होगा, हर एक टॉपिक को कवरेज दी होगी और उसको थोड़ा पता होगा कि इंपॉर्टेंस किसको देना है, कौन सी चीज़ को पहले उठाना है, किस चीज़ का क्या फ़ायदा रहेगा, तो वो भी ईजीली मतलब 35 नहीं तो एटलीस्ट 32-30 तक तो मतलब अटेम्प्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो आइए आज के हम इस सेशन में देखते हैं कि हमने ये चीज़ कैसे मतलब पॉसिबल करनी है। तो जैसे कि अभी आपके साथ मैं बात करी थी कि हमारा टारगेट है रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि मैं जब एग्जाम में बैठी हूँ, मेरे सामने जब सेक्शन खुला है, तो क्या मुझे सीक्वेंस वाइज ही चलना चाहिए कि जो मेरा पहला क्वेश्चन आया बस उसके साथ मैं शुरू हो जाऊँ, लग जाऊँ अपने उसमें रेस में, या मतलब मुझे ऐसे थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रैटेजिकली थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि क्वेश्चंस मेरे पास क्या क्या आए हैं, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है और मैं उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम अगर मैं पहले सारे क्वेश्चंस खोल के देखूं और फिर मैं ये सोचूं कि हाँ मैं ये करूं या ना करूं या मैं अगले पे स्किप होऊं, तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है। तो बच्चे वही बात है कि ये जो आपके जितने भी आप टॉपर्स देखते हैं या जो ये चीज़ें को मतलब कर पाते हैं, इन सब में देखो यही एक फ़र्क आ जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाते, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, तो इसलिए बैठ जाते हैं, सीक्वेंस वाइज शुरू हो जाते हैं, जो होएगा देखी जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पे जाके आप एंड में जब बीच में आप कभी फंस जाते हो, आपको पता लगता है कि यार ये क्वेश्चन हो नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं पहले वो वाला कर लेता, या अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और वो आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा यार ये वाले क्वेश्चन थे, ये तो मैं पहले 10 सेकंड में ही पूरे खत्म कर लेता और फिर उसके बाद मेरे अच्छे से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होके मेरी कट ऑफ को बढ़ा देते या मेरे मार्क्स को बढ़ा देते और मेरा इजीली स्कोर अप चला जाता। तो ये बाद में चीज़ें रिग्रेट करने से बेटर है कि आप लोग क्या कीजिए, पहले ही, कोई बात नहीं अगर आपका थोड़ा सा मतलब कितना एनालाइज करने में 30-40 सेकेंड जो है वह मतलब एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज सच, ठीक है। बट आपको ये ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए, सिलेक्शन करनी चाहिए कि हाँ जी मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या मैं आगे चलूँ। बिकॉज एग्जामिनर की देखो क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब ऐसे 3-4 क्वेश्चंस डाल ही देता है जिसमें वो आपको फंसा सके। हो सकता है डिफ़िकल्टी की लेवल से फंसा सके, हो सकता है कि प्रोसेस या स्टेप्स के मतलब लेवल से फंसा सके कि हाँ जी ये और बढ़ता जाएगा, आप उसमें कंफ्यूज होते जाओगे और वो आपको ट्रैप कर ले ताकि आप उस चीज़ को अटैम्प्ट ना कर पाओ। और अगर आप बाई चांस शुरू में ही उस क्वेश्चन में अड़ गए हो, फंस गए हो, ज़्यादातर वो करता भी ऐसे स्टार्टिंग में इनिशियली वो रख देता है कोई ऐसा क्वेश्चन, या 2-3 क्वेश्चन के बाद डेफिनेटली वो एक ऐसा क्वेश्चन रख देगा जिसमें आप अटक जाओगे और आप सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दोगे और आगे जो आप कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं अब आपको बताऊंगी कि हाँ जी आपने कौन कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पे पहले फोकस करना है, किस पे आपने पहले अटेम्प्ट देना है और उसके बाद फिर कैसे इवेंचुअली आपने अपना पेपर ख़त्म करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्री के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से बनते हैं, चाहे वो IBPS की बात हो चाहे वो SBI की बात हो। चलिए अब मैं सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दूंगी, ठीक है, चाहे ये हमारे मिसलेनियस में से आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि 35 में से इनकी सेग्रीगेशन सिर्फ 15 मार्क्स की ही है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो आपका चंक है वो कोई और चीज़ ले जाता है। बट स्टिल मैं प्रायोरिटी किनको देती हूँ, इन्हीं टॉपिक्स को देती हूँ, बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जो विद इन सेकेंड्स, क्योंकि देखो अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करने हैं तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मेरे को टाइम मिलता है, 40 to 45 सेकेंड्स एवरेज पे, है ना। बट ऐसा तो नहीं है कि आपके हर एक क्वेश्चन 40 सेकेंड्स में हो जाएंगे, किसी को आपका मतलब ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा, हो सकता है 3 मिनट भी लग जाए जैसे पजल वगैरह में, ठीक है।
और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो भी सकता है कि आप 10 to 15 सेकंड्स में फटाफट बिना पेन पेपर उठाए रीड करके ही उसको सॉल्व कर दो, है ना। तो ये तो आपने अपना टाइम मतलब इसी तरीके से मैनेज करना है कि यहाँ से बचा के दूसरे के लिए बचा लिया और उसमें फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम लगा लिया, ये चीज़ है। तब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो इन टॉपिक में से हैं वो ऐसे हैं जिनके लिए आपको 40 सेकंड्स की भी जरूरत नहीं है, आपको 10 to 15 सेकंड्स भी सफिशिएंट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्लस ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो अगर आपने अच्छे से इन टॉपिक को प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, हम अपने चैनल पे आपको पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रॉपर सेशंस दे रहे हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, उस पर देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये अगर टॉपिक आपने बेसिक से लेके हाई लेवल तक एक बारी स्टडी कर ली है और थोड़ी इनकी प्रैक्टिस कर ली है, सो डेफिनेटली ये आपके फ्री के मार्क्स है, 15 मार्क्स जो आपने अपने पॉकेट में डालने ही डालने, ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। एंड इसी के बेसिस पे आपकी इजीली रीजनिंग की कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 15 मार्क्स अगर आपके यही पूरे हो गए तो इससे ऊपर तो वैसे भी रीजनिंग की आपकी कट ऑफ जाती नहीं है, तो कट ऑफ तो आपकी इन्हीं से क्लियर हो गई। क्योंकि अब बाकी जो बचता है, जो हमारा मेजर चंक बचता है 20 मार्क्स का, पजल, सिटिंग, बच्चे तो वैसे ही उनके नाम से डर जाते हैं, तो फिर उनको लगता है ये होगा नहीं होगा। उससे मतलब उन चीज़ों को सॉल्व करने से बेटर पहले क्या है कि आप इनको सॉल्व कर लो, ताकि आपकी एक तरफ को मतलब जो कट ऑफ है वो सेफ हो जाए, है ना। तो सेफ साइड होने के लिए आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी है, तो आपकी इन्हीं से हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इनकी वेटेज कैसे चलती है। तो देखो इनइक्वालिटीज में से 3 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछता है। सिलॉग्स में से भी 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन आते ही हैं। ब्लड रिलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन में से भी वही 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 3 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, अगर मैं IBPS PO की बात करूं एंड उसकी बात करूं, SBI की बात करूं, ठीक है, इसके प्री में डेफिनेटली मतलब एक वो 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, पजल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें वो ऑर्डरिंग जिसको हम कहते हैं कि हाँ जी मतलब 5 पर्सन्स हैं, उनकी हाइट और वेट का आपको कंपैरिजन दे रहा है कि ये इससे ज़्यादा लंबा है, ये इससे ज़्यादा छोटा है, ठीक है, यहाँ ये बराबर है, वो वाला पजल जिसके साथ वो 3 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो वो भी आपके मतलब 3 मार्क्स के तो वो जा ही सकते हैं, ठीक है। या फिर वो 1 मार्कर रैंकिंग का क्वेश्चन डाल देगा, ओके। उसके अलावा बचता है आपका सीरीज। अब ये क्वांट्स वाली सीरीज नहीं है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग पैटर्न आते हैं। इसमें हो सकता है जैसे यहाँ तो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दे, ठीक है, या फिर सिर्फ आपके नंबर टेस्ट के ऊपर कोई सीरीज दे दे, या फिर अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर कोई सीरीज दे दे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है, जिसमें वो सिंबल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, फिर वो लेटर्स भी होते हैं। वो पूछ लेता है कि 3rd लेफ्ट और 5th राइट पे कौन सा सिंबल है, कौन सा लेटर है, ठीक है। नंबर टेस्ट में क्या होता है, वो 3 नंबर के आपको सेट देता है, जैसे 359, 246, 789, ऐसे करके आपको 5 नंबर देगा, उन पे ऑपरेशंस लगाने के लिए कह देगा, है ना। अल्फाबेट टेस्ट में आपको ऐसे ही जैसे 5 वर्ड्स दे देगा, हॉट पॉट मतलब कुछ भी ऐसे कर करके देगा, उसमें आपको कुछ फिर अरेंजमेंट्स करने को बोलेगा, कुछ ऑपरेशंस करेगा, फिर उसके बाद आपको उनके साथ मतलब हो सकता है वो 5 का पूरा सेट ही दे दे। कभी कभी ये ऐसे भी आ जाता है कि पूरा 5 का सेट आ जाता है एक सीरीज के ऊपर, आपको अलग अलग ऑपरेशंस लगा के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, बट ईजी होता है। अगर आप उनके डायरेक्शंस को समझ जाओ तो बड़े आराम से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, जैसे पजल वगैरह में हम होता है ना कि हाँ यार पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अगर आप डायरेक्शंस को पढ़ोगे बहुत प्यार से आपके आएंगे और ये 5 मार्क्स डेफिनेटली आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी बात होगी ये सीरीज की, ओके। तो ये 1 से लेके 5 मार्क्स तक किसी भी वेटेज में आ सकता है। अब आप कहोगे मैम ये 15 मार्क्स में ये इतने मार्क्स के सारे थोड़ी डाल देगा। ऑब्वियसली बात है कि सारे अगर आप डलवाओगे इतने मार्क्स के, तो आपके तो 15 से कहीं ज़्यादा मतलब एक्सीड कर जाएगा ये प्रोपोर्शन, है ना। तो ऑब्वियसली वो हर एक पेपर में ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, यहाँ तो देखो अलग अलग सेट में अलग अलग ऑप्शन चूज कर लेता है। जैसे सपोज उसका मन किया कि एक सेट में मैं इनइक्वालिटी डाल देता हूँ, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डाल लेता हूँ और एक ऑर्डर रैंकिंग डाल लेता हूँ, कुछ भी ऐसे कर सकता है। किसी में उसने सोचा दूसरे सेट में चलो सिलॉग्स का क्वेश्चन डाल लेते हैं, साथ में मैं कोडिंग और डायरेक्शन डाल लेता हूँ, एक सीरीज का क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो वो बस इनमें से चूज करता है, ठीक है। इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई आपको आराम से 3-4 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से फोकस करके मतलब पढ़े होंगे ध्यान से, अगर आपने हर एक चीज़ को मतलब कंसेप्ट को समझा होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी, तो पक्का ये आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, बड़े आराम से आपके पॉकेट में है एंड आपकी कट ऑफ क्लियर है। तो आप सेफर साइड पे पहुंच गए हो। अब जिनकी रीजनिंग अच्छी है,
ठीक है। अच्छी कौन होगी? जिनको पजल और सिटिंग भी समझ में आती होगी, ठीक है। तब बाकी अब बात करते हैं दूसरे चंक की, जो कि मेरा बचा हुआ 20 मार्क्स है। अब ये 20 मार्क्स की क्या आती है? पजल और सिटिंग आती है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं 5-5 मार्क्स के ईच, मतलब 4 सेट आएंगे आपको, हर एक सेट के साथ 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 4 सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। अब इसमें भी एक तो इतना ही डिफिकल्ट होता है जिसमें हम खुद कह देते हैं कि भाई एक बारी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे ये चीज़ नहीं बननी, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। तो पजल एक तो पहली बात आपने हमेशा ही एंड में उठानी है, ये सारा कुछ करने के बाद, क्योंकि गलती से भी आप पढ़ के ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ये पजल तो बन जाएगी, मैं फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि इसके साथ मेरे 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 1 सेकेंड को भी अगर वो आपका पजल नहीं बना, अरेंजमेंट नहीं बनी, ठीक है, तो आपका क्या होगा? एक तो टाइम वेस्ट हो चुका है, ऊपर से आपका मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज कर लोगे कि ये जो आते वाले जाते क्वेश्चंस भी थे ना, वो आपका माइंड में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यार अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा, मैं ये वाले क्वेश्चंस करूँगी कैसे, मुझसे नहीं होंगे, और उस प्रेशर की वजह से आप ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, और मतलब हो सकता है कि आप अपनी कट ऑफ भी ना क्लियर कर पाओ। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि पजल एंड सिटिंग, चाहे आपको देख के जितना मर्जी कॉन्फिडेंस या अच्छापन फील हो रहा हो कि ये तो मैं बना लूँगी, आप इनको एंड में ही लेके चलोगे, क्योंकि देखो 4 सेट्स में से 2 to 3 सेट्स तो बहुत इजीली मतलब आप बना लोगे, क्योंकि देखो 2 सेट ऐसे होते हैं इजी टू मॉडरेट, ठीक है, फिर बाकी जो 2 सेट होते हैं वो मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है प्री में, ठीक है। तो इन शॉर्ट मतलब मैं ये कहूँगी कि 3 सेट तो आपके पक्का ही बन जाते हैं, चौथे में थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली और मतलब हल्का सा थोड़ा जोर मारोगे तो वो भी बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इनको हम करने की मतलब टाइम सेग्रीगेशन देखें कि कितना टाइम हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि पजल में मैक्स टू मैक्स एक पजल में आप 3 मिनट लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप हर एक पजल में 3 मिनट भी लेके चलते हो तो अगर इंटू 4 करें तो 12 मिनट तो आपके यही हो गए। और ये जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनके लिए 8 मिनट मोर दैन सफिशिएंट है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, ये आराम से 8 मिनट में होते हैं, तो ये टोटल बन जाता है आपका 20 मिनट्स, बड़े प्यार से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो सीक्वेंस आपने यही रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस आपने इसी तरीके से देनी है, अपनी तैयारी में भी इसी तरीके से देनी है। पजल एंड सिटिंग मतलब अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो बेनागा मतलब रोज के रोज आपको हमेशा मतलब 4 सेट तो आप ये आदत डाल लो कि रोज में 4 सेट करने, 2 पजल के 2 सिटिंग के, तब तक आपका पेपर नहीं होता, तब तक आपकी ऐसी स्पीड और ऐसी मतलब क्लैरिटी बन जाएगी, आपका हाथ इतना खुल जाएगा कि आपको वो अरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना, कंडीशंस को फटाफट समझना, वो बहुत ईजी आपका हो जाएगा और वो आप फटाफट बना पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं जैसे SBI PO में, ठीक है, उसमें क्या होता है, IBPS PO में भी कभी कभी क्लरिकल की बात नहीं कर रही, PO में 2 टॉपिक्स और आ जाते हैं आपके, ठीक है, विच इज इनपुट आउटपुट एंड डाटा सफिशिएंसी। तो ये PO के प्री में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ ये PO के प्री में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, बट ये आपने अगेन इन मतलब इस ऑर्डर में नहीं रखना, ये तो आपने सबसे पहले करने हैं, उसके बाद आप फिर इनको ले सकते हो एंड फिर उसके बाद आप जा सकते हो अपने पजल और सिटिंग के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप बिल्कुल सूझबूझ के साथ, पेशेंस के साथ आराम से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को एनालाइज करते हुए पहुंचोगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर और उनको मतलब एक स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट करोगे, मैं बहुत मतलब श्योरिटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपने देखा भी होगा पीछे रिकॉर्ड्स में, ठीक है, बच्चों के आराम से 35 आउट ऑफ 35 आते हैं, स्पेशली इन रीजनिंग, ठीक है, कि रीजनिंग एक ऐसी मतलब चीज़ है जिसमें खुद ब खुद आप जितना सॉल्व करते जाते हो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बनता जाता है। तो बच्चा खुद ही मतलब उसमें इतना एफर्ट लगा चुका होता है कि एग्जाम में वो बहुत प्यार से ये सारी चीज़ें सॉल्व कर पाता है। तो एंड में आप 35 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस में हेल्प करता है, आपको टोटल कट ऑफ क्लियर करने में आपकी, और मतलब एक हायर उस पर आपकी कट ऑफ चली, चाहे मतलब कट ऑफ जितनी भी चली जाती है आपका टोटल और बढ़ाता जाता है। तो रीजनिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्टर की तरह हेल्प करता है, राइट। क्योंकि हो सकता है कई बच्चों के लिए मतलब क्वांट्स टफ होता है, मैथ्स उनसे सॉल्व नहीं होती है, इंग्लिश में उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, ऑप्शंस इतने सिमिलर से लगते हैं वो नहीं श्योर हो पाते कि ये सही था या वो गलत था।
राइट। तो वहाँ पे आपको हमेशा हेल्प कौन करता है, रीजनिंग करता है। तो इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, हल्की सी भी मिसमैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, या अपना मतलब खुद का मोरल ही डाउन कर लिया गलत क्वेश्चन पकड़ के, ठीक है। अब फिर कई बच्चे पूछते हैं मैम गलत क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा। यार जाहिर सी बात है, अगर आप इतना मतलब देखो ये क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, पजल और सिटिंग में ही है ना कि आप गलत उसमें अड़ गए हो, आपने गलत उठा ली, सबसे पहले टफ वाली ही उठा ली, तो वो देख के समझ में आ जाता है। अब अगर एक पजल है, ठीक है, उसमें आपको 3-4 वेरिएबल दे दिए, उसने बोला कि वो सिटिंग मतलब एक सिटिंग कर रहे हैं सपोज सर्कुलर टेबल के अराउंड, ये भी नहीं पता कि वो इनवर्ड है आउटवर्ड है, साथ में उसने ब्लड रिलेशन दे दिया, साथ में उसने उसके रंग दे दिए, साथ में उसने बोल दिया कि हाँ जी इनकी एजेस ये वगैरह हैं, तो आपको दिख ही रहा है कि हाँ जी इसमें तो कितने मतलब कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो आपको एक बारी में तो मतलब फटाफट आपको पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टाइम लगना ही लगना है, तो आप उसको ऑब्वियसली छोड़ोगे, आप उसको सबसे एंड के लिए रख दोगे, ठीक है। एंड में बचता है टाइम तो आराम से करो, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, फिर अब वो भगवान भरोसे, बट स्टिल 30 मार्क्स तो आपने फिर भी कर दिए ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि ऑन एन एवरेज 30 to 32 मार्क्स तो आप वैसे भी ले लेते हो, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल ढंग की स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो 35 मार्क्स भी आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी बूस्ट के साथ आप हमेशा तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आपके लिए QRE सीरीज़ तो चल ही रही है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के हम हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक करा रहे हैं, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, जो कि इवेंचुअली आप खुद रियलाइज़ करोगे एग्ज़ाम देते टाइम कि हाँ जी वो आपको हेल्प करेगी और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई है। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, इसी तरह से हम भी आपको गाइड करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन द सेशंस।